जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज का हमारा मॉडल पेपर है क्लास 10th एंड 12th दोनों का इसमें इंक्लूडेड है। जो दोनों का आता है हमारा क्वेश्चंस, ये हमारा उसमें दोनों इसमें कवर कर लेगा, 10th का और 12th का दोनों, क्योंकि इसमें थोड़ा पुराना भी है जो कि आज आज के दौर में 12th का ऐड है। तो चलिए चलते हैं, पहले अपना एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू क्या कह रहा है हमारा? निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? पहले क्वेश्चन काटिए, ठीक है। क्वेश्चन काट के कैसे मादा जनन तंत्र का भाग, ये ऑप्शंस में निगेटिव पूछा है, हमारा निगेटिव है, ठीक है। तो नहीं क्या है, क्या पूछा है? तो अंडाशय तो हमारा है, क्या अंडाशय हमारा है? तो जो है उसे मुझे काट देना है, क्योंकि नहीं है जो पूछा है, जो है तो मैं काट दूं इसे, ठीक। गर्भाशय भी है, डिम्बवाहिनी भी है, ठीक है। और शुक्रवाहिका हमारा नहीं है, जो कि हमारा ये नर जनन तंत्र का है, नर जनन तंत्र का है। तो हमारा तीसरा आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा, जो ऊर्जा की मतलब जैसे होता है, मतलब खुदाई में मिला हो, ऐसे ऊर्जा जिससे कोई चीज़ जैसे खुदाई में मिली हो, उससे हमें जो ऊर्जा मिलती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कोयला हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनको हम जब जलाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। तो मतलब जीवाश्म ऊर्जा उसी को कहते हैं जो हमारी मिट्टी के तले दबी हो, ठीक। उसके बाद फिर किसी ना किसी कारण बस वो मिली हो, जैसे बहुत सारी चीज़ जीवाश्म अवशेषी भी हो जाते हैं। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत हमारा क्या है? पवन ऊर्जा होगा नहीं, जो ये हमारा ऊपर पवन चक्की में होता है, पवन ऊर्जा में नहीं होगा। सौर ऊर्जा ये हमारा सनलाइट वाला है। जल विद्युत ये भी नहीं है। कोयला हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा जीवाश्म है, क्या है? जीवाश्म है, ये हमारा जीवाश्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पवन चक्कियों का उपयोग जो होता है किस लिए, किन कार्यों को करने में होता है? जो पवन चक्की देखा होगा, ऐसे लगी रहती है, ऐसे और ऐसे, इसमें प्रोपेलर लगा होता है और ये चलता रहता है हमेशा, हवा हवा के डायरेक्शन में चलता रहता है। तो पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है भैया? उससे विद्युत हमें चाहिए, क्या चाहिए? विद्युत चाहिए पवन चक्की से। ये जब चलता है तो इससे हमें क्या, एक एनर्जी मतलब एक करंट बनाता है, वो करंट बनाता है जिससे हमारे उस पास के आसपास के जो गांव होते हैं वहाँ पे हमें करंट देने में आसानी होती है। ये फ्री एनर्जी का काम करती है। लेकिन इसमें काफ़ी खर्चे आ जाते हैं, बहुत सारे जैसे जहाँ मैदानी एरिया होता है वहाँ सारी चीज़ों को ये सब लगाया जा सकता है। तो रासायनिक ऊर्जा हमारा होगा नहीं। तो जब रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा तो दोनों कार्य गलत हो जाएंगे, क्योंकि दोनों कार्य जब हम लगाते, जब हमारा यांत्रिक रासायनिक दोनों होता, तो दोनों कार्य भी गलत हो गया। हमारा क्या रहेगा? यांत्रिक ऊर्जा, पहला आंसर सही हो जाएगा हमारा। दूसरा चौथा और दूसरा और तीसरा हमारा क्या गलत हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा के लिए हमें क्या प्रयोग होता है, किन किनका प्रयोग किया जाता है? पवन चक्की का प्रयोग किया जाता है। क्या है? वह पदार्थ जो ज्यों प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं कहलाते हैं। वह पदार्थ जो ज्यों प्रक्रम द्वारा, जो हमारा लाइफ प्रोसेस होता है उसमें, उसके बाद अपघटित कौन करता है भैया? पहले ये जान लीजिए, अपघटित करने वाले कौन कौन से प्राणी हैं? अपघटित करने वाले, अपघटित करने वाले अगर प्राणी आ जाएं, प्राणी, ठीक है। तो प्राणी में सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होते हैं। कौन से? सूक्ष्म जीव होते हैं। क्यों ये होते हैं? क्योंकि बाकी उपभोक्ता को उत्पादक को उपभोक्ता खाता है, और उससे उसको मतलब एक उपभोक्ता को उससे बड़ा वाला उपभोक्ता खा लेता है। तो कहने का तात्पर्य है वो उपभोक्ता हो जाएंगे, वो उत्पादक हो जाएंगे। और जो सबसे शीर्ष वाला उपभोक्ता होगा, ठीक है, जो सबसे शीर्ष वाला उपभोक्ता होगा, ये जब मरेगा तो इसको कौन अपघटित करेगा? कौन? कवक करेंगे और बैक्टीरिया करेंगे। कौन? कवक और बैक्टीरिया। तो कवक बैक्टीरिया यही हमारे क्या आंसर हो जाएंगे? अपघटित करेंगे। कौन? अपघटित करेंगे। इनको क्या करेंगे, मतलब उसी में एक विशेष प्रकार का एंजाइम डाल करके उसका अपघटन करके उससे उससे क्या करेंगे? उसे नष्ट कर देंगे।
तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर में, हमारा क्या बोल रहा है, तो जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, कवक और बैक्टीरिया हो गए, ये अजैव निम्नीकरण में नहीं आते हैं, वो जैविक में आते हैं। कौन से जैविक उच्चकरण में नहीं आएंगे, ठीक है, ये उच्चकरण वाला हो जाएगा, तो मतलब ये सबसे उच्च जीव हो जाएंगे। तो उच्च जीव नहीं है, ये अपघटन करने वाले हैं, सबसे निम्न सबसे छोटे वाले हैं, तो क्या हो जाएंगे जैव निम्नीकरण। पहला हमारा आंसर सही हो जाएगा, बाकी सब हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, इसके उप उत्पादक क्या है। भैया स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, सनलाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, H2O चाहिए, CO2 चाहिए। ये क्या कर लेंगे, इनके पास क्लोरोफिल अपना होता है, ये क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लिखना है तो नीचे मैं यहाँ पे मेंशन करके रखा हूँ। ठीक है, ये देखिए, स्वापोषी पोषण जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, दूसरा क्लोरोफिल वर्णक जो कि उनके पास स्वयं होता है, तीसरा जल जो कि वो जड़ से ले लेंगे, चौथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वो कहाँ से लेंगे, वायुमंडल से, सामान्य ताप भी चाहिए आदि। एवं इसका मुख्य उत्पाद क्या है, कार्बोहाइड्रेट, यानी क्या बनाते हैं, C6H12O6, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, यानी ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा चीज बनाते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज के रूप में भोजन तथा उप उत्पादक क्या है इनका, O2 है। इसके बाद क्या बनता है, O2 बनता है, जब इनका भोजन बनता है, ठीक है, तो ग्लूकोज के साथ O2 बनता है। चलिए हम एक सूत्र की सहायता से इसे देख लेते हैं, क्या है, इस पे नजर मार लेते हैं थोड़ा सा। देखिए CO2 प्लस H2O बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूँ, वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, प्लस इनको क्या चाहिए, सनलाइट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और जल लेंगे, और सनलाइट इनको मिल जाएगा, सनलाइट इनको मिल गया कि यहाँ पे इनके पास क्या है, क्लोरोफिल क्लोरोफिल हो गया। तो इन्होंने क्या बनाया भैया, इन्होंने बनाया C6H12 और O6 प्लस O2 भी बना। O2 जो क्या करेंगे, ये उत्पादक का इनका ये उत्पाद किए हैं और ये छोड़ देंगे वायुमंडल में, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं, केवल और केवल भोजन बनाने के लिए लेते हैं। इनको भोजन बनाना होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे प्लांट्स, और अगर ये O2 कब लेंगे, ये श्वसन के दौरान, कब लेंगे, श्वसन के दौरान। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा भूले रहते हो आप लोग कि ये श्वसन में क्या लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये हमेशा सबका दिमाग में यही चलता है कि ये CO2 ही लेते हैं। नहीं, ये भी O2 लेते हैं, लेकिन कब, ये श्वसन के दौरान O2 लेते हैं। लेकिन जब इनको भोजन बनाना होता है, पूरे दिन ये प्रक्रिया चलती रहती है, भोजन बनाना रहता है, जब तक सनलाइट रहता है जब तक ये बनता रहेगा, जब तक द्वार कोशिकाएं खुली हुई हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब इनको भोजन बनाना रहेगा तब इनको CO2 चाहिए, सिर्फ CO2 इनको भोजन बनाने के लिए चाहिए, श्वसन के दौरान इनको O2 ही चाहिए, जैसे हमें जरूरत होती है। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। देख लीजिए अब चित्र यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ चित्र, पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र। बीजांड कुछ इस तरह से होता है, जो कि हमारा जब स्टिग्मा होता है तो इसके अंदर जो होता है ये हमारा क्या होता है, बीजांड, इसी का ये स्वरूप है। ठीक है, ये बीजांड द्वार हमारा हो गया। इसमें मेन चीज आपको याद रखना है, ये ध्रुवीय केंद्रक, अंड कोशिका, प्रतिमुखी कोशिकाएं, बीजांड काय, हाइलम, बीजांड वृत्त, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। देख लेना, आप चित्र देख लीजिए, और चित्र देख लीजिए, चित्र देखने के बाद आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और ये सारी चीज़ों का वर्क देख लीजिए। और वर्क कैसे आपको देख लेना कि इन सब का वर्क क्या है, मतलब कि निषेचन के पश्चात ये सारी चीज़ें क्या होती, मैं पढ़ाया हूँ।
सॉरी, मैं पढ़ाया हूँ क्लासरूम में। अदरवाइज अगर आपको इस पे अगर स्पेशल वीडियो चाहिए निषेचन पे कि हाँ निषेचन पे स्पेशल वीडियो बना दीजिए, तो मतलब इस पे से स्पेशल वीडियो, क्योंकि अभी मॉडल पेपर ही सॉल्व करा रहे हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ पे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमें निषेचन पे पर्टिकुलर एक वीडियो चाहिए। तो अब ये देख लीजिए, प्रतिमुखी कोशिकाएं, ध्रुवीय केंद्रक अंड कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, हेल्पर कोशिकाएं जो होती हैं, बाह्य व आंतरिक अध्यावरण बीजांड द्वार और बीजांड वृंत, ये वाला बीजांड वृंत, और ये जो ये खुला हुआ है बीजांड द्वार है, हाइलम ये है ये, और चैलानजा, हाँ चैलानजा ये ऊपर वाला भाग है बीजांड का, बीजांड का पूरा शरीर ऊपर जो होता है उसे बीजांड का कहते हैं। ये हमारा इधर का क्वेश्चंस खत्म हो गया। अब आते हैं हम अपने इस पे क्वेश्चंस। मेंडल क्या है? मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। अब याद रखिए प्रभावी लक्षण और अप्रभावी। अब याद रखिए, पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं प्रभावी क्या है अप्रभावी क्या है। वह विशेषक या एलील, ठीक है, जो विषम युग्मजीय अवस्था में भी अभिव्यक्त हो जाते हैं, प्रभावी विशेषक या एलील्स कहलाते हैं। घटना अप्रभाविता का कहलाती है। यह नियम क्या कहलाती है? प्रभाविता की मतलब हमने क्या लिया था? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और इनका जब मैंने युग्मनज बना करके इनमें निषेचन कराया, इनमें निषेचन कराने के बाद हमें क्या मिली? प्रथम पीढ़ी में विषम युग्मजीय अवस्था में भी अपना लक्षण प्रदर्शित कर दिए, अपना लंबा वाला लक्षण प्रदर्शित कर दिए। ये क्या कहलाती है? प्रभावी लक्षण कहलाती है। इसी का अपोजिट हो जाएगा कि जो, ठीक है, वो विशेष विषम युग्मजीय अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होते। और कौन सा इनमें अभिव्यक्त नहीं हुआ? सारे पौधे लंबे हुए, क्या लंबे हुए, ठीक है, भले वो झुर्रीदार लंबे थे यानी अशुद्ध लंबे थे, लेकिन लंबे थे। किसका गुण आया? लंबा का गुण आया। किसका गुण नहीं आया? इसका गुण आया कुछ, इसका गुण नहीं आया, लेकिन इसका गुण आया नहीं। और लेकिन इसका जो जीन है, इसका जीन छिपा हुआ है, वह विशेष विषम युग्मजीय अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होते, अप्रभावी एलील्स कहलाते हैं। जो हमारा एलील्स ये टी स्मॉल टी वाला है, ये क्या है? अप्रभावी है। तथा यह घटना अप्रभाविता कहलाती है। अप्रभावी विशेषक समयुग्मसीय अवस्था में अभिव्यक्त होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो लक्षण प्रदर्शित कर गया, ये पहली पीढ़ी की बात बता रहा हूँ, पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित कर गया यानी जो लक्षण अपना लक्षण दिखा दिया, ये कैपिटल टी अपना दिखा दिया, लंबा वाला अपना दिखा दिया, तो हमारा प्रभावी हो जाएगा। और जो अपना नहीं दिखाया, छिप गया, भले वो उसका जीन है उसके अंदर, लेकिन वो क्या गया? छिप गया, वो हमारा क्या कहलाएगा? अप्रभावी कहलाएगा। नेक्स्ट चीजें देख लीजिए, प्रभाविता का कारण। इसके जीन एलील द्वारा पूर्ण रूप से कार्यशील एंजाइम पर उत्पादन होता है। जो इसका कार्यशील एंजाइम होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि प्रभाविता होगा या अप्रभाविता होगा। अप्रभाविता की स्थिति जीन में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप अकार्यशील एंजाइम के निर्माण के कारण बनती है। मान लीजिए कि जीन में कोई परिवर्तन हो गया, ठीक है, उसके परिणाम भी बन हो जाती है। तो ये स्थिति, ठीक है, ये स्थिति अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये चीज़ आपके सर से ऊपर जा रही है, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखना है। और जो चीज़ मैंने यहाँ समझाया हूँ कि जो लक्षण हम प्रदर्शित हो जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रभावी कहलाता है। और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है वो हमारा क्या कहलाएगा? अप्रभावी। लिख दें इधर एक अच्छे से। शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पादप में प्रथम पीढ़ी के संकरण
उत्पन्न पादप जो अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाएंगे? प्रभावी कहलाएंगे। प्रभावी कहलाते और जो नहीं करते वो क्या कहलाएंगे? तथा जो एलील अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता अप्रभावी कहलाता है। अप्रभावी कहलाता है। अप्रभावी कहलाता है। मतलब जब हम प्रथम पीढ़ी की बात ये कह रहा है, ठीक है, प्रथम पीढ़ी की बात कह रहा है, यानी जो क्या कह रहा है, शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पादप में प्रथम पीढ़ी के संकरण में उत्पन्न पादप जो अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं प्रभावी कहलाते हैं, या फिर जो एलील्स अपना लक्षण प्रदर्शित कर लेते हैं प्रभावी कहलाते हैं, तथा जो एलील्स अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं वो अप्रभावी कहलाते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। अगर आपको ये वाला ये लैंग्वेज आपको हार्ड लगा हो तो आप इसे मत उतारिएगा। ये वाला जो प्रभावी अप्रभावी है, आप जो मैं अभी यहाँ लिखा हूँ वो आप उतार सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा उतारना है। दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्वेश्चंस है जीवों में, जो हमारा जीवों में जनन होता है, जीवों में जनन की विखंडन तथा खंडन विधि का उदाहरण सही समझाइए। विखंडन हमारा क्या हो गया भैया? इससे पहले मैं यहाँ पे मिटा दूँ फिर इसके बाद आपको समझाऊँ। विखंडन क्या हो गया? जैसे ऐसे जीव, ठीक है, ऐसे जीव ऐसे एक कोशिकीय जीव, ऐसे एक कोशिकीय जीव जो अलैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं, अलैंगिक जनन टूटकर प्रदर्शित करते हैं, टूटकर खंड या फिर विखंडित होकर, यानी खंडित कह सकते हैं, विखंडित होकर, हाँ विखंडित, टूटकर अच्छा नहीं लगेगा, विखंडित होकर प्रदर्शित ऐसे कोशिकीय जीव जो अलैंगिक जनन विखंडित होकर करते हैं क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। विखंडन कहलाता है। विखंडन कहलाता है। विखंडन कहलाता है। जैसे अमीबा में आपने देखा होगा, अमीबा में दोनों चीज होती है, द्विखंडन और बहुविखंडन, दोनों सारी चीजें होती हैं। तो मतलब ये मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा हूँ कि अमीबा क्या होती है? एक सेल होती है। एक सेल क्या हो जाती है? जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, जब इसको, ठीक है, इसका समय आ जाता है कि मतलब इसे या फिर जनन करने योग्य हो जाती है, तो क्या करती है? ये टूट कर एक सेल है, अब ये टूट करके दो डॉटर सेल में विभाजित हो गई। तो मतलब ये इसे कहते हैं द्विखंडन। और मतलब खंडन क्या हो गया? अब क्या है? जीवों में
विखंडन या फिर द्विखंडन वही चीज़ है, ठीक है। तथा खंडन विधि का उदाहरण, खंडन विधि पादप में होता है भैया, जैसे ब्रायोफिल्म टूट करके क्या हो जाता है, टूट करके ब्रायोफिल्म की पत्ती हमारी टूट करके, ब्रायोफिल्म की पत्ती हमारी क्या हो जाती है, टूट करके एक नया पादप बना लेती है, एक नया पादप जमीन पे गिर जाती है, ब्रायोफिल्म हो गया। जैसे हम बात करते हैं ब्रायोफिल्म की, यहाँ पे देख लीजिए, मैं ब्रायोफिल्म समझा दे रहा हूँ अभी, इसका उदाहरण भी है कि जनन का विखंडन विधि, जनन का विखंडन विधि, इस प्रकार के जनन में जीव खंडित होकर जनन करता है, खंडित भाग वृद्धि करके नई संतति विकसित करता है या फिर विकास करता है, जैसे अमीबा में द्विखंडन विधि। ये हो गया हमारा जनन की खंडन विधि। इस प्रकार के जनन में कुछ बहुकोशिकीय जैसे स्पायरोगायरा विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। जो स्पायरोगायरा होता है विकसित हो करके ये क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। प्रत्येक खंडित भाग विकसित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, इन्हें खंडन विधि कहते हैं। ये सवाल है भैया, ठीक है। तो इस प्रकार, ठीक है, हम आपको एक सिंपल मैं ब्रायोफिल्म का भाग दे देता हूँ कि ब्रायोफिल्म वो भी क्या हो, उसमें भी कायिक जनन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो इस प्रकार के, तो हम उसमें भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या हमारा वो राइट होगा? जी हाँ, राइट होगा हमारा। कि अगर आप ब्रायोफिल्म की पत्ती देख रहे हैं, ब्रायोफिल्म की पत्तियां देख रहे हैं, ब्रायोफिल्म की पत्तियां देख रहे हैं, तो यहाँ से बड की तरह निकला हुआ है, बड की तरह निकला हुआ। अब इसी से क्या हो जाती है, इसी से खंडित होकर के, इसी से खंडित होकर के टूट करके ये मिट्टी में गिर जाती है। क्या हो जाती है, मिट्टी में गिर गई। मिट्टी में गिर जाने के बाद, गिरने के बाद संतति पादप के रूप में, संतति पादप के रूप में विकसित हो जाती है। तो खंडन विधि हमेशा याद रखिएगा, खंडन से आपको अमीबा में कंफ्यूजन नहीं होना है कि अमीबा होगा। याद रखिए खंडन विधि ये क्या हो जाती है, ये कायिक परिवर्तन हो रहा है, ये हमारे प्लांट्स पादप जगत में होती है खंडन विधि, ना कि विखंडन विधि हमारे में। जो हमारा विखंडन विधि होता है या फिर क्या, हाँ, विखंडन विधि, ये हमारे जंतुओं जो इस एक कोशिका जीवों में हो गया। तो हमारा खंडन विधि पादप में होगा, और बाकी एनिमल किंगडम में जाओगे तो आपको विखंडन विधि मिलेगा, या बहुविखंडन या फिर द्विविखंडन, ये आप पाओगे। याद रखिएगा, विखंडन लिखा हुआ है, द्विविखंडन हो जाएगा, चाहे बहुविखंडन हो जाएगा, ये दोनों अमीबा करते हैं। और खंडन विधि किस में हो जाएगा, याद रखिएगा, ये हमारा पादप में हो जाएगा। ये हमारा किस में हो गया, ये हमारा जैसे अमीबा में हो गया, तो अमीबा में हो गया, और ये हमारा पादप में हो गया, ये हमारा पादप में हो गया। तो दोनों में फर्क है, खंडन खंडन दोनों देखने में लग रहा है, लेकिन क्या दोनों में फर्क है भैया। स्थलीय पारितंत्र में पाए जाने वाले खाद्य जाल का उदाहरण सहित भी समझाइए। स्थलीय पारितंत्र, जो स्थल में हमारे पारितंत्र क्या है, जो छोटे जीवों को बड़े जीव अगर खा लेते हैं तो वो पारितंत्र का ही हिस्सा है, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हाँ, पादप को किसने खाया है, जो घास होती है, घास को कौन खाया, खरगोश खाया। खरगोश को किसने खाया, शेर ने खा लिया, बाज ने खा लिया। तो मतलब ये हमारा स्थलीय पारितंत्र है। चलिए हम समझते हैं स्थलीय पारितंत्र के बारे में। किसी एक, हाँ, किसी एक जीव का कई जीवों द्वारा भक्षण किया जाता है। इसमें क्या होता है, किसी एक जीव का कई जीव, जैसे पादप है, ठीक है, सजीव लिख सकते हैं यहाँ पे, जीव चाहे सजीव। जैसे पादप है तो पादप का क्या, सिर्फ टिड्डा ही खाएगा, क्या मतलब खरगोश नहीं खा सकता है, बकरी नहीं खा सकती है। तो मतलब कई जीवों द्वारा भक्षण किया जाता है। सामान्यतः एक जीव दो या अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। अगर उसके ऊपर वाला जीव देखा जाए जो टिड्डा होता है, टिड्डे को चूहा भी खा ले, मतलब सांप, मतलब मेंढक भी खा लेगा, और बाकी प्राणियां भी होती हैं जो खा सकती हैं, जो कीड़े मकोड़ों को खाती हैं।
जो स्वयं अनेकों जीवों द्वारा खाते हैं। इस प्रकार का आहार श्रृंखला जीवधारियों के संबंध अन्य आहार श्रृंखलाओं के जीवधारियों से होता है। मतलब एक जीवधारी को याद रखिएगा, केवल एक ही लोग नहीं, जैसे खरगोश को केवल शेर ही नहीं खा सकता, बाज भी खा सकती है, याद रखिएगा। यही अनेक आहार श्रृंखलाओं का पारस्परिक संबंध आहार जाल कहलाता है। यह खाद्य जाल पौधों से शुरू होकर सर्वोच्च मांसाहारी बाज पर जाकर समाप्त होता है। सर्वोच्च मांसाहारी हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा? बाज हो जाएगा। उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा? उदाहरण पौधों क्या है? पौधे हमारे उत्पादक को खरगोश प्रारंभिक उपभोक्ता खाते हैं तथा फिर खरगोश को बाज खा जाता है, खरगोश को बाज खा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या, अभी ऊपर आपने क्या पढ़ा कि बाज ही जरूरी नहीं, खरगोश को शेर भी खा सकता है, कि जो स्वयं अनेकों जीवों द्वारा खाते हैं, अनेकों जीवों को खाते हैं, ठीक है, मतलब मतलब स्वयं अनेकों जीवों द्वारा भी भक्षित होते हैं, 2 या 2 से अधिक जीवों द्वारा, ठीक है, खाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, यानी एक जंतु को या फिर एक पादप को जो उपभोक्ता हो गया या फिर उत्पादक हो गया, तो उसको अकेला एक ही जंतु पर्टिकुलर जंतु के लिए नहीं बना हुआ है, याद रखिएगा। जैसे हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा रहे, अब शायद हो सकता है आपको समझ में आ जाए कि ये देखिए, ये जो हमारा पौधा है, पौधा हमारा है, हाँ, ये जो हमारा पौधा है, पौधे को कौन खाया? टिड्डे ने खाया, पौधे को टिड्डे ने खाया। अब टिड्डे को मेंढक भी खा सकता है, चिड़िया भी खा सकती है, दोनों खा सकती है कि नहीं? टिड्डे को मेंढक भी खा सकता है और चिड़िया भी खा सकती है, यानी मेंढक भी खाया, टिड्डा भी खाया। तो 2 या 2 से अधिक जीवों से क्या हुआ? भक्षण हुआ कि नहीं? अब क्या हो रहा है, याद रखिए, अब इसी मेंढक को क्या बाज खा लिया, इसी मेंढक को क्या खा लिया? बाज खा लिया। लेकिन इसी मेंढक को सांप भी तो खा सकता है, सांप, यानी इसी मेंढक को सांप भी खा सकता है और बाज भी खा सकता है, तीर दोनों तरफ बना हुआ है, याद रखिएगा। अब इस सांप को, ठीक है, बाज खा रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, इस पादप को यहाँ पे कौन खा रहा है? खरगोश खा रहा है। कौन खा रहा है? खरगोश खा रहा है। खरगोश को बिल्ली भी खा सकती है, क्या खा सकती है? खरगोश को बिल्ली भी खा सकती है, और यहाँ पे सॉरी लोमड़ी है, लोमड़ी भी खा सकती है, और यहाँ पे बाघ भी खा सकता है, शेर भी खा सकता है। तो शेर नहीं है यहाँ पे, लेकिन शेर भी खा सकता है, यहाँ पे शेर भी खा सकता है। और इस पादप को कौन खा, इसको कौन खा रहा है? इसको, ये सीधा इस पादप को ये क्या खा रहा है? चूहा खा रहा है, ये चूहा खा रहा है। अब चूहे को डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट बाज भी खा सकता है, ये डायरेक्ट बाज भी खा सकता है, सांप के द्वारा भी खा सकता है। पहले सांप खा लिया, फिर सांप को बाज खा लिया। यहाँ पे इस पौधे को, ठीक है, टिड्डे ने खाया था, टिड्डे को चिड़िया ने खाया था, चिड़िया को किसने खाया था? बाज ने खा लिया था। तो मतलब अनेकों जीवों द्वारा जो भक्षित किया जाए, वही हमारा तो क्या है? आहार श्रृंखला है। एक ही नहीं खा सकता, अगर एक ही खा लेता है तो पर्टिकुलर एक के लिए बना होता, तो अगर वो जात विलुप्त हो जाए तो उसको कौन खाएगा बताइए? वो तो पड़ा रह जाएगा ना। तो वो जात विलुप्त हो जाएगी तो कहाँ बचेगा? और कोई आहार चैन टूट नहीं जाएगा। तो यही हमारा क्या है, हमारा आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कल आपको डीएनए से संबंधित आपको सारी चीज़ें मिलेंगे, डीएनए का आपका पूरा कल आपको